अकादमिक उन्नयन कक्षा 10 के अभियान से जुड़े सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि दिनांक 24 नवंबर 2023 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अकादमिक उन्नयन हेतु प्रत्येक विषय के 2-2 प्रश्न भेजे जा रहे हैं। ये प्रश्न समस्त विद्यार्थी अवश्य हल करें। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस प्रयास से हमारे विद्यालय का वर्ष 2024 का परीक्षाफल निश्चित रूप से सुधरेगा। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आरबी गौड़, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल सरेडी, जिला राजगढ़। कृपया समस्त विद्यार्थी सुनिश्चित करें कि ये प्रश्न आप सभी हर दिन आवश्यक रूप से हल करें। धन्यवाद। तो छात्रों, अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से हर दिन भेजे जा रहे हैं। फर्स्ट दिन के प्रश्न हैं, पहले दिन 24/11/2023। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ही किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। यहाँ पर इस धरातल पर जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किनको साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है। इसका उत्तर है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। यानी कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के पिता के घर की ओर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड डे के प्रश्न। दूसरे दिन 25/11/2023 के प्रश्न हैं। इनके उत्तर भी हमें एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति। इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू त्यागती है या छोड़ती है। इसका उत्तर है, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति। पृथ्वी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दूसरा प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा किस प्रकार से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलदो अकर्णधारा नोरिव विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो बिना नाविक की नौका के समान प्रजा डूब जाती है। इसके बाद तीसरे दिन के प्रश्न हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है और ये 3 नंबर के आते हैं। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीना कैसा हो गया है। इसका उत्तर है, दुर्वहम अर्थात कठिन हो गया है। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है। इसका उत्तर है, बुद्धि। अब हम देखेंगे चौथे दिन के प्रश्न। इसके उत्तर भी हमें एक पद में लिखना है। उदय समय अस्त समय कह रक्त भवती। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल वर्ण का दिखाई देता है। इसका उत्तर है, सविता यानी कि सूर्य। पांचवें दिन का प्रश्न है, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आप अपने नोटबुक में उसे अच्छे से लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवकाश का प्रार्थना पत्र। सेवायां श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयः शासकीय माध्यमिक विद्यालयः सरेडी नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद विषय में आपको लिखना है, पंच दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अर्थात 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर महोदय सेवायां सवनीयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रो अस्मि। सेवा में विनयपूर्वक निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। गत रात्रो अहम सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि। गई रात को मैं अचानक बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम सर्वथा असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय में आने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। कृपया 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिनों का 1 दिनांकतः 5 दिनांक पर्यंतम 1 तारीख से 5 तारीख तक अवकाशम स्वीकुर्वन्तु इति सविनयम प्रार्थये। अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, ऐसी विनयपूर्वक मेरी प्रार्थना है। दिनांक लिखेंगे और फिर लिखेंगे भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य अनुज, कक्षा 10वीं अवर्ग। अब हम लिखेंगे छठे दिन के प्रश्न हैं।
एक पद में ही इनका उत्तर लिखना है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, मोर किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में स्थित रहता है। पिच्चानुद्घाटी अर्थात पंख फैलाकर। केशाम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता, कौन संपत्ति विपत्ति में एक समान दिखाई देते हैं। महताम अर्थात महान लोग। इसके अलावा छठे दिन के और प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है छठे दिन का, मनुष्याणाम महान रिपु कः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन। आलस्यम यानी कि आलस। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा, कौन से प्रदेश कौन से स्थान पर पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है। विजने अर्थात विजने प्रदेश यानी कि सुनसान स्थान पर। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बचपन में क्या देता है। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन देता है। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, प्राण देकर के भी किनकी रक्षा करना चाहिए। सदाचारः अर्थात सदाचार की रक्षा हमें करना चाहिए। कः पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है। यहाँ हम लिखेंगे चातकः यानी कि चातक पक्षी। अब हम देखेंगे 7वें दिन के प्रश्न 30/11/2023। यहाँ पर रिक्त स्थान वाला प्रश्न दिया गया है। रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ऊपर देखिए राजपुत्र एवं भृशम अहिभुक सदा अपि, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला, पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना। इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे एव। समयस्य सदुपयोगः करणीयः, दूसरे रिक्त स्थान में हम लिख देंगे सदा। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस रिक्त स्थान में हमें लिखना है भृशम। मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, मोर को इस नाम से भी जाना जाता है। इस रिक्त स्थान में हमें लिखना है अहिभुक, मयूर का दूसरा नाम अहिभुक भी होता है। पांचवा है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए घूमना लाभदायक होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे अपि। छठे में हमें लिखना है तत्र राजसिंह नाम वस्ति स्म, वहाँ पर राज सिंह नाम वाला रहता था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजपुत्र, राज सिंह नाम वाला राजपुत्र रहता था। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वपाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृतम सुभाषित त्रयम लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए 3 सुभाषित लिखिए। पहला सुभाषित हम देखेंगे, संपत्तो च विपत्तो च महता मैकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तः अस्त समये तथा, अर्थात संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग हमेशा एक जैसे एक समान दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उदय होते समय सूर्य लाल रंग का और अस्त होते समय भी लाल ही वर्ण का दिखाई देता है। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते, अर्थात सेवितव्यो महावृक्षः, हमें एक महान वृक्ष की सेवा करना चाहिए जो फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त हों। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि भाग्य से उसमें फल नहीं भी आते हैं तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात हमें छाया तो प्राप्त होगी ही सही। इसके बाद अगला श्लोक हम देखेंगे तीसरा, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने करः, अर्थात विचित्र खलु संसारी, निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में न अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कुछ भी बेकार, अश्वः चेत धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, भार ढोने में गधा भी वीर होता है। तो छात्रों ये आज के प्रश्न थे जो हमने हल किए हैं। अब हम हल करेंगे दिनांक 1/12/2023 यानी कि 8वें दिन के प्रश्न
इसमें भी रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें हम लिख देंगे रिपु। रिपु का मतलब शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। फिर देखिए समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान चरित्र और गुणों वाले व्यक्ति के साथ ही हमारी मित्रता होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सख्यम। संपत्तो च विपत्तो च महता में एकरूपता। संपत्तो च के बाद आएगा विपत्तो, रिक्त स्थान में हम लिख देंगे विपत्तो, यानी कि संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग एक समान दिखाई देते हैं। आचारः परमो धर्मः, सदाचार ही परम धर्म है, अच्छे आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमो। अगला है अवक्रता यथा, इसके बाद हम लिखेंगे चित्ते, यानी कि हमारे मन में भी सरलपन या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, महाकवि कालिदासः इति विषये संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। महाकवि कालिदास जी के बारे में संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहली पंक्ति, महाकविः कालिदासः मम प्रियः कविः अस्ति। महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। सः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि है। यादृशः रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशः अन्यत्र नास्ति। जिस प्रकार का रस प्रवाह कालिदास के काव्य में है वैसा अन्यत्र नहीं है। चौथी पंक्ति है सह कवि कुल शिरोमणि ही अस्ति। वह कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि, कालिदास जी के द्वारा 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 2 महाकाव्य, यानी कि 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 गीति काव्य और 2 गीति काव्य, मेघदूतम ऋतुसंहारम च। मेघदूत और ऋतुसंहार रचितानि, रचे गए या लिखे गए। छठी पंक्ति देखिए, कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास जी की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुणयुक्त और ललित शैली है। अगली पंक्ति है कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। अर्थात कालिदास जी का प्रकृति चित्रण बहुत ही ज़्यादा रमणीय है, बहुत सुंदर है। चरित्र चित्रण में कालिदास जी बहुत चतुर है। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कविः आसीत्। कालिदास जी महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। 9वीं पंक्ति है अनुमीयते यत् अस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जन्मभूमि उज्जैन थी। 10वीं पंक्ति है मेघदूते उज्जैन्याः भव्यम वर्णनम विद्यते। मेघदूत नामक काव्य में उज्जैन का भव्य वर्णन किया गया है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास जी की कृतियों में, उनकी रचनाओं में कृत्रिमता का अभाव है, यानी कि उन्होंने सर्वत्र प्रकृति चित्रण किया है, वास्तविकता को दर्शाया है। कालिदासस्य उपमा प्रयोग अपूर्व। कालिदास जी का उपमा प्रयोग भी अपूर्व है, यानी कि उनके समान उपमा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। अतः साधु उच्यते, इसलिए सही ही कहा गया है उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा कालिदास जी की सबसे श्रेष्ठ है। अब हम हल करेंगे 9वें दिन के प्रश्न दिनांक 2/12/2023। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे पदों का पर्याय पद लिखिए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, सलिलम, आम्रम, वनम, श्रृंगालः, इंद्रः, ऐसे 10 पद दिए गए हैं। उनके पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे और ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सलिलम का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे जलम, आम्रम का रसालम, वनम का काननम, श्रृंगालः का जम्बुक और इंद्रः का शक्र, शीघ्रम का तूर्णम, मुखम का वदनम, हिमकरः का निशाकरः,
पशुपति का शिवः और रिपु का पर्यायवाची पद है शत्रुः। इसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया महत्वम विषय निबंधम लिखत। संस्कृत भाषा का महत्व, इस विषय में हमें निबंध लिखना है, तो हम संस्कृत भाषा का महत्व निबंध लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति हम लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंध आदि दोष रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। अर्थात संस्कृत भाषा परिशुद्ध है और व्याकरण संबंधी आदि दोषों से रहित संस्कृत भाषा कही जाती है। तृतीय पंक्ति है संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है और हमारे राष्ट्र की एकता को साधती है, एकता को बनाए रखती है। जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। अर्थात जीवन के समस्त संस्कारों में भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। पांचवी पंक्ति है संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु जननी कथ्यते या अस्ति। संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, यानी कि संस्कृत भाषा से ही समस्त भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। अगली पंक्ति है संस्कृत भाषा सर्वे जनानाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी अस्ति। यानी कि संस्कृत भाषा ही सभी लोगों की, आर्य लोगों की सुलभ और शोभा बढ़ाने वाली गरिमापूर्ण यानी कि गौरवपूर्ण वाणी है। वेदाः रामायणः महाभारतः भगवद्गीता इत्यादि ग्रंथाः संस्कृत भाषायाम एव विरचितानि। यानी कि वेद, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आठवीं पंक्ति है इयं भाषायाः महत्वं विदेशेषु राज्येषु अपि प्रसिद्धम् अस्ति। इस भाषा का महत्व विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नवीं पंक्ति है संस्कृत भाषायाः संरक्षणार्थं वयं संस्कृत पठनं प्रचरणं च अवश्यम करणीयम। संस्कृत भाषा का संरक्षण करने के लिए हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। 10वीं लाइन है संस्कृत वाङ्मयं विश्व वाङ्मये स्वस्य अद्वितीयं स्थानम अलंकरोति। संस्कृत वाङ्मय विश्व वाङ्मय में अपना अद्वितीय स्थान सुशोभित करता है। अतः एव साधु उच्यते, इसलिए सही ही कहा गया है संस्कृत संस्कृतिम रक्षति। संस्कृत ही हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकती है। अगला प्रश्न 10वें दिन के प्रश्न है 3/12/2023 के। प्रश्न नंबर 1 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों का विलोम पद लिखिए। यहाँ पर कुल 13 विलोम पद पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए सुकरम लिखा है, इसका विलोम पद होगा दुष्करम। फिर है दूषितम, इसका विलोम पद होगा निर्मलम। फिर है निर्मलम, इसका विलोम पद होगा दूषितम। चौथा है दानवाय, जिसका विलोम पद होगा मानवाय। 5वां है अधुना, जिसका विलोम पद होगा तदा। बुद्धिहीना का विलोम पद बुद्धिमती। मूर्खः का विलोम सुधीयः। संपत्तौ का विलोम विपत्तौ। पक्वः का विलोम अपक्वः। विमूढ़धीः का विलोम सुधीः। कातर का विलोम अकातरः। कृतज्ञता का विलोम कृतघ्नता। और सार्थकम का विलोम पद हम यहाँ पर लिख देंगे निरर्थकम। ये 2 नंबर के विलोम शब्द परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। विशाल ग्राम, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम विशेषण पद में लिख देंगे विशाल। दूसरा है मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति। मधुराणि गीतानि, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम विशेष्य में लिख देंगे गीतानि। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। चतुर काक, इसमें विशेषण पद कौन सा है? चतुर कौवा। तो यहाँ पर विशेषण में हम लिख देंगे चतुरः। दुर्लभम वृषभम इति अनियो पदयो विशेष्यम अस्ति। दुर्लभ वृषभ यानी कि कमजोर बैल, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे वृषभम। तुल्य वत्सला जननी इति अनियो पदयो विशेष्य पदम अस्ति।
जन्नी तुल्य वत्सला, इसमें कौन सा विशेष्य पद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जन्नी। अब अगला प्रश्न है दिनांक 4/12/2023। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। पहला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य कौन किसके लिए कहता है। पहला प्रश्न है इसका, भवान कुतः पलायितः, आप किसके डर से भाग रहे हो। ये कहा था जम्बुक ने शेर से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जम्बुकः सिंहं प्रति। दूसरा प्रश्न है भो गजः माम अपि एव अतुदन एते वानराः, हरे हाथी, ये सभी वानर मिलकर के मुझे ही तंग करते हैं। तो ये हाथी से कहा था शेर ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह वानरम प्रति। अब तीसरा प्रश्न है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ तुम सभी की माता। ये प्रकृति माता ने सभी प्राणियों से कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकृति मातरः सर्वेशाम प्राणिनाम प्रति। गच्छे गच्छे जम्बुकः त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, अरे अरे जम्बुक शियार चलो तुम भी मेरे साथ किसी गुप्त प्रदेश में चलो, ऐसा शेर ने कहा था जम्बुक से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह और जम्बुकम प्रति। पांचवा है यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो ठीक है मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो। तो यहाँ पर ये बात सियार ने कही थी शेर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जम्बुकः या श्रृंगालः सिंहम प्रति। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, अरे अरे धोखेबाज, तूने पहले मुझे 3 शेर लाने का वादा किया था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बुद्धिमती स्त्री ने उस सियार से उस जम्बुक से बोला था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुद्धिमती जम्बुकम प्रति। इसके बाद अगला है 7वां, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलते हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, यदि मैं कृष्ण वर्ण की हूँ तो तुम कौन से गोरे हो। तो यहाँ पर ये किसने किससे कहा था? ये कौवे ने कोयल से बोला था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काकः पिकम प्रति। 8वां है अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, यदि झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। ये किसने बोला था और किससे बोला था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कोयल से बोला है कौवे ने, तो काकः पिकम प्रति। 9वां है जानाम में अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। ये कुश ने भगवान राम से बोला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुशः रामम प्रति। तस्या द्वे नामने, उनके तो 2 नाम हैं। ये बोला था लव ने और विदूषक से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लवः विदूषकम प्रति। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करिए। पहला प्रश्न है काकः पिकस्य संततिम पालयति। यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं उन सभी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए पहले वाच्य को हम बदलेंगे, तो यहाँ पर काकः की जगह तृतीय विभक्ति हम लिखेंगे तो काकेन हो जाएगा। पिकस्य संतति और पालयति की जगह हम लिख देंगे पालयते, तो ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। दूसरा है कः छायाम निवारयति, इसका हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केन छाया निवार्यते। मोहनः पाठम पठति, इसका कर्मवाच्य बदलेगा मोहनेन पाठः पठियते। लता गीतम गायति, इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लता का तृतीय हो जाएगा लतिया गीतः गायते। अहम चंद्रम पश्यामि, इसका हम वाच्य बदलेंगे कर्मवाच्य में तो हो जाएगा मया चंद्रः पश्यते। अब हम हल करेंगे 12वें दिन के प्रश्न 5/12/2023। इसका पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत, यानी कि संधि विच्छेद करके संधि के नाम लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला पद है तल्लीनः, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन लीनः। यहाँ पर संधि का नाम हम लिखेंगे व्यंजन संधि। दूसरा पद है महेंद्रः, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर होगा महाधन इंद्रः। यहाँ पर ई का ए आदेश गुण संधि, संधि का नाम लिख देंगे गुण संधि। तीसरा है जगदीशः, इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगत धन ईशः। यहाँ पर भी हम व्यंजन संधि लिखेंगे।
चौथा पद है दिगंबरः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिक धन अंबरः। क का गे आदेश हुआ है, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। इसके बाद पांचवा पद है अत्याचारः। इसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति धन आचारः। ई का ये हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे यण संधि। फिर है पवनः। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो धन अनः। ओ का अव आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि हम लिख देंगे। सातवां पद है नमस्ते। इसका संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। यहाँ पर से का विसर्ग आदेश हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर आठवां पद है स्वागतम। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सु धन आगतम। सु का जो उ है उसका वह आदेश हुआ है, यहाँ पर इको यण च सूत्र से यण संधि हो जाएगी। उसके बाद नौवां पद है सज्जनः। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन जनः। यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। दसवां पद है मनोरथः। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मनः धन रथः। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि लिख देंगे। उसके बाद है जगत धन नातः। जगन्नाथ का विच्छेद करेंगे जगत धन नातः। यहाँ पर व्यंजन संधि है तो हम यहाँ पर व्यंजन संधि इसका नाम लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। समास विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। यानी कि समास विग्रह करके समास के नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। सबसे पहला पद है बाणहतः। इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाणेन हतः। बाण के द्वारा मारा गया। तृतीय विभक्ति का लोप था, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। दूसरा पद है दीन दानम। इसका अर्थ होता है दीन के लिए दान या गरीब के लिए दान। चतुर्थी विभक्ति है तो यहाँ पर विग्रह हो जाएगा दीनाय दानम। चतुर्थी तत्पुरुष समास। तीसरा पद है चोर भयम। चोर से डर। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लोप है, इसलिए यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे चोर में। तो विग्रह करने पर हो जाएगा चोरात भयम। पंचमी तत्पुरुष समास। राजपुरुषः। राजा का पुरुष। षष्ठी विभक्ति लोप समास। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है तो यहाँ पर हम विग्रह करेंगे राज्ञः पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम। त्रिभुवनम यानी कि पहला पद जो है संख्यावाचक है। संख्यावाचक जहाँ पर पहला पद होगा वहाँ पर द्विगु समास होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास है और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। यानी कि तीन लोगों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। फिर है पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहारः। पांच वृक्षों का समूह। यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक है, यानी कि ये भी द्विगु समास है। महापुरुषः। महान च असो पुरुषः। महान है जो पुरुष। पहला पद जहाँ पर विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास लिखेंगे तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगला पद है नीलोत्पलम। नीलम उत्पलम यानी कि नीला है जो कमल। पहला पद विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास लिखेंगे। घनश्यामः। यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा घन इव श्यामः, यानी कि बादल के समान भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्मधारय समास। 10वां पद है राम लक्ष्मणौ। इसका समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च या राम च लक्ष्मण च। यहाँ पर च का लोप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वंद्व समास। पितरौ। इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च। यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। 12वां पद है पीताम्बरः। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सः। पीला है वस्त्र जिनका भगवान विष्णु। जहाँ पर तीसरा अर्थ प्रदान होगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। 13वां पद है चंद्रशेखरः। इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रः शेखरः यस्य सः। चंद्रमा है सिर पर जिनके, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास लिखेंगे। दशानन। दश है आन नानी यस्य सः। 10 हैं सिर जिसके, यानी कि रावण। यहाँ पर भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 15वां पद है लंबोदरः। इसका समास विग्रह होगा लंबम उदरः यस्य सः। लंबा है पेट या बड़ा है पेट जिनका, अर्थात भगवान गणेश। इसका भी तीसरा अर्थ प्रदान है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे बहुव्रीहि समास। इसके बाद 16वां पद है
यथा शक्ति, शक्ति के पहले यथा अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है। सबसे पहला हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शक्तिम अनअतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पहले यथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है और अव्यय या उपसर्ग युक्त समास अव्ययी भाव होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अव्ययी भाव समास। अगला पद है प्रतिदिनम। यहाँ पर इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। यहाँ पर देखिए दिनम के पहले प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि उपसर्ग युक्त समास भी अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर हम समास का नाम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। फिर है उपगंगम, गंगा के पहले उपसर्ग है, यानी कि ये भी अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा गंगाया समीपम, यानी कि गंगा के पास। फिर है अनुरूपम, रूप के अनुसार इसका अर्थ है और रूपम शब्द के पहले अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूपस्य योग्यम, यानी कि रूप के अनुसार।